नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 10 एक फूल की चाह। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 एक फूल की चाह। हमारा यह पाठ एक कविता है और इस कविता के लेखक या कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और यह चित्र जो है वो सियाराम शरण गुप्त जी का है, जो हमारे कवि हैं। इन्होंने ही हमारा पाठ, हमारी कविता एक फूल की चाह लिखी है। तो अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ेंगे। हमने पहले वाले वीडियो में हम हमारे लेखक, हमारे कवि सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ा था और अब हम इस वीडियो के दौरान हम इनकी कविता का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को, इनके भावार्थ को समझेंगे। हम हमारी कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के सारांश को, इसके सार को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कविता के द्वारा हमारे कवि, हमारे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो अब हम इसके सारांश रूप को देखेंगे। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक कथात्मक कविता है। कैसी कविता है? कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के बारे में बताया है। यानी कि मानव समाज के अंदर उस समय जो छुआछूत जैसी गंभीर समस्या चल रही थी, उस समस्या को लेकर के इस कविता को इन्होंने लिखा है। कवि की पुत्री रमा का देहांत असमय ही हो गया और इस घटना ने उन्हें बहुत हद तक दुख, वेदना और करुणा का कवि बना दिया। यानी कि जिस समय उन्होंने ये कविता लिखी, उस कविता के लेखन से पहले उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रमा था और उनकी ये पुत्री रमा जो है, उनका असमय ही देहांत हो गया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और इस वजह से हमारे कवि बहुत दुखी हो गए थे और इस दुख के कारण उनकी जो रचनाएं थी, उस रचनाओं पर भी इनके दुख का असर दिखाई देता है और इस दुख के कारण ही इनकी कविता में दुख, वेदना और करुणा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस कविता में हम उनकी पुत्री के प्रति उनके प्रेम को भी देख सकते हैं। यानी कि उनके पुत्री जो थी रमा, उसके प्रति इनका जो प्रेम था वो इस कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इनके बीच कितना प्रेम था। वो अपनी पुत्री से कितना प्यार करते थे, कितना प्रेम करते थे, जो इस कविता से हम पढ़ करके समझ सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को जनमानस तक लाने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं को छंदों में अलंकारों से सजाने के बजाय सरल भाषा का उपयोग किया। यानी कि जिस समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी, उस बुराइयों को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने अपनी कविता में छंद अलंकार डालने के बजाय सरल भाषा का उपयोग किया, ताकि इस कविता को पढ़ करके हर इंसान समाज में व्याप्त बुराइयों को समझ सके और उसे किस प्रकार से उभरा जाए वो उसको समझ सके, उसे दूर कर सके। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार मौत के बिछोने पे लेटी हुई छोटी सी लड़की की आखिरी इच्छा तक उसका पिता पूरी नहीं कर पाता। यानी कि एक छोटी लड़की जो है वो
मृत्यु को प्राप्त होने ही वाली है और उसकी जो अंतिम इच्छा है वो अंतिम इच्छा उसके पिता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी इच्छा को पूरी करने में उसके पिता असमर्थ है और इस प्रकार का जो दृश्य है वो इस कविता में हमारी कवि ने स्पष्ट किया है या उकेरा है। वह उस बच्चे की अंतिम इच्छा जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। क्यों? वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता है। अब उस बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारा मानव समाज उसे यह कार्य करने की आज्ञा या परमिशन नहीं देती है और उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है और यदि वो ऐसा करता है तो उसे फिर दंड भोगना पड़ेगा। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी की आखिरी वक्त में उसके साथ भी नहीं रह पाता है और न ही उसे अपनी गोद में उठा पाता है और यहाँ तक हो जाता है कि बच्ची की अंतिम समय में भी उसका पिता उसके साथ नहीं रह पाता है और उसे अपनी गोद में नहीं ले सकता है। यह सब कुछ समाज में व्याप्त त्रुटियों के कारण होता है और ये सब क्यों नहीं कर पाता है उसका पिता? क्योंकि हमारे समाज के अंदर कई त्रुटियां, कई बुराइयां व्याप्त है और इसी बुराइयों के कारण वह अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता है और उसे अंतिम समय में अपनी गोद में नहीं उठा सकता है और उसके पास भी वो नहीं रह पाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त है। इसलिए तो हमारी कविता का सार रूप अब हमने पढ़ लिया है और अब हम हमारी कविता की ओर चलेंगे। अब हम हमारी कविता की पंक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और पहला भाग है हमारी कविता का। उद्वेलित कर अश्रु राशिया, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। उद्वेलित होकर अश्रु राशिया, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृस रव में हाहाकार अपार अशांत। अब देखिए हमारी ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भावार्थ है, इसका क्या सरलार्थ है, अब हम समझेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने। कवि ने एक फूल की चाह कविता में उस वक्त फैली हुई महामारी के बारे में बताया है। यानी कि इस कविता के अंदर जो हमारा कवि है वो उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर एक महामारी फैल गई थी। इस महामारी की चपेट में न जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे और इस महामारी के अंदर कई लोगों के इस महामारी की चपेट में आ गए थे। उसमें सबसे ज़्यादा नन्हे या छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ चुके थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। यानी कि ये जो महामारी फैल रही थी उस समय कई माताओं ने, कई पिताओं ने अपने बच्चों को खोया और इस दुख का जो करुण रुदन है, जो रोना है, वो रोने से उनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे हैं, अर्थात उनके दुख का कोई पार नहीं है। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर भी पड़ चुकी है। यानी कि अब उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, ऐसी स्थिति तक पैदा हो गई है। पर उस कमज़ोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। यानी कि ऐसी परिस्थिति में भी चारों तरफ एक अशांति फैली हुई थी, अशांति सुनाई
दे रहे थे। तो अब हम हमारी कविता का पहला भाग पढ़ चुके हैं और इसका शेष भाग हम अगले वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। धन्यवाद।